हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का एक बार फिर स्वागत स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी के इस इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पर, ये पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी, तैयारी भी शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने उसी सभ्यता वाले टॉपिक को लेकर के। कल हमने बेसिक सी बात जो थी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रारंभ की थी। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्थल बताए थे मेरे प्यारे मित्रों, और इम्पोर्टेंट स्थल जो आते हैं, इम्पोर्टेंट साइट की अगर बात की जाएगी, एक्सकेवेशन का कार्य किसके द्वारा किया गया, कौन से ईयर में किया गया था, ये साइट जो आती हैं ये वर्तमान में कहाँ पर हैं, इन सब को लेकर के हमने चर्चा की थी। और हड़प्पा के बारे में मैंने आपको 2-3 बातें बताई भी थी, और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसी प्रकार हम प्रत्येक स्थल के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एक और ज़रूरी सूचना, हम सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक बार फिर बता देता हूं, आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री में मेरी सुबह डेली 11 बजे क्लास चलती है राजस्थान हिस्ट्री के लिए, और कल से शाम को 8 बजे एसएससी कैटेगरी में इंडियन हिस्ट्री की क्लास भी आने वाली है, फ्री बिल्कुल क्लास। तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो मेरा कोड PRAVWN प्रवीण 11 आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं हमारे इस आज की इस महत्वपूर्ण सेशन के बारे में। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर, हम कल बात कर रहे थे जो सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था, जिसका नाम मैंने आपको बताया था हड़प्पा, और इसी के नाम पर दोस्तों इस सभ्यता का नाम जो है दोस्तों आपके हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में अगर बात की जाएगी तो उनके बारे में हम चर्चा अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों, सुबह आपकी 11 बजे क्लास रहती है डेली, आज भी हुई थी, ओके, और कल भी रहेगी। तो देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर हड़प्पा से जो और साक्ष्य अपने को मिले उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिएगा, हड़प्पा से एक कब्रिस्तान की अगर बात की जाएगी, मैं लिख देता हूँ इसको, कब्रिस्तान जहाँ पर शवों को दफनाया जाता था, कब्रिस्तान मिला। इसका नाम जो है ये दोस्तों क्या दिया गया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या कहा गया है इसको? कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया है। किसको नाम दिया गया है? ये दोस्तों आपके जो हमारे को यहाँ से जो है हड़प्पा से जो साक्ष्य मिला है कब्रिस्तान का, उसके बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण साक्ष्य जो आते हैं उनके बारे में। क्या क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य अपने को मिले, बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से अपने को 6-6 के क्रम में 2 पंक्तियों में अन्नागार मिले हैं। 6-6 की 2 पंक्तियों में, 2 पंक्तियों की अगर बात की जाए, 2 पंक्तियों में अन्नागार मिले हैं। अन्नागार का मतलब होता है ग्रेनरी, अनाज को स्टोर करने का जो स्थान होता है उसको दोस्तों आपके अन्नागार कहा जाता है। तो 6-6 की 2 पंक्तियों में अन्नागार अपने को यहाँ पर दोस्तों प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाएगी हड़प्पा के और जो साक्ष्य आते हैं उसकी बात अगर की जाएगी, आपके एक मुद्रा पर, मुद्रा का मतलब तो आप जानते ही हो, मुद्रा, ठीक है, मुद्रा पर गरुड़ का चित्रण जो है ये भी दोस्तों हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है।
ये सीधे सीधे प्रश्न आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों पूछे जाते हैं कि कब्रिस्तान R37 कहाँ मिला, तब आपका आंसर आता है हड़प्पा। 6-6 की दो पंक्तियों में अन्नागार, जो ग्रेनरी जिसको आप लोग बोलते हो, जहाँ पर अनाज संग्रह किया जाता था, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी अपने को हड़प्पा से प्राप्त हो, और एक मुद्रा के ऊपर दोस्तों गरुड़ का चित्रण जो है ये दोस्तों अपने को मिला है। एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात और अपने को यहाँ से दिखी, वो क्या है, स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति जो आती है, ये दोस्तों अपने को यहाँ से प्राप्त हुई है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं इसको देख करके कि यहाँ से यहाँ पर आपके हड़प्पा में मातृ देवी के रूप में पूजा जो है दोस्तों की जाती थी भूमि की। ठीक है, मदर गॉडेस की बात अगर की जाएगी तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात हड़प्पा के लिए और क्या है, और ये यहाँ से ही दोस्तों अपने को गेहूं व जौ के दाने जो हैं ये भी दोस्तों प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण साक्ष्य जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे जो हैं ये भी दोस्तों अपने को यहाँ से देखने को मिले हैं। तो ये वो हड़प्पा की इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी, एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है, महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए भी। अभिलेख युक्त मोहरों की अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा ये अपने को हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है कि सबसे अधिक मोहर कहाँ से मिली है, तब तो आपका आंसर गाइस क्या आ जाएगा, तब तो आपका आंसर आएगा कि सर्वाधिक मोहरें तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों की बात अगर आपसे पूछी जाए, तब आपका आंसर आएगा हड़प्पा से। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सर्वाधिक अभिलेख युक्त, ये बड़ी जरूरी बात है यहां पर, ये अभिलेख युक्त, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। लेकिन अगर प्रश्न सीधा डायरेक्ट ये पूछे कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, तब तो आपका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं, तब आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों आपके हड़प्पा। तो ये वो आपके महत्वपूर्ण साक्ष्य जो अपने को हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ तक बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों क्लियर हुआ होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं आपके यहाँ पर अगली इम्पोर्टेंट साइट जो आती है दोस्तों, उसका नाम आता है मोहनजोदड़ो। अगले महत्वपूर्ण स्थल की बात अगर की जाएगी तो ये हमारा अगला महत्वपूर्ण स्थल आता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानियां बताया गया है इनको। तो जानते हैं मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए हैं उनके बारे में भी। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी हड़प्पा का, आपके हड़प्पा के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि किस नदी के किनारे ये अपने को मिला है। ठीक है, तो आज हम उसी प्रकार मोहनजोदड़ो के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या होता है, उसकी बात अगर की जाएगी तो ये भी अपने को जानना है। सिंधी भाषा में इसके शाब्दिक अर्थ की अगर बात की जाए, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, तो ये आता है दोस्तों आपके मृतकों का टीला। क्या मीनिंग है, मृतकों का टीला।
किसे कहा जाता है? ये दोस्तों मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शब्द। शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया, सिंधी की अगर बात की जाएगी तो सिंधी लैंग्वेज में मृतकों का टीला। अब देखिएगा वर्तमान स्थिति की बात अगर हम करते हैं कि मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति जो आती है ये कहाँ पर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके वर्तमान पाकिस्तान में अगर बात की जाएगी, वर्तमान पाक के सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले में, नदी अवश्य ध्यान में रख लेना, इंडस की बात है यहाँ पर, सिंधु नदी, ठीक है ना, सिंधु नदी के दाएं ओर स्थित है, सिंधु नदी के दाएं ओर, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मैंने कल आपको हड़प्पा की बात बताई थी, हड़प्पा रावी नदी के बाईं ओर था, हड़प्पा रावी नदी के बाईं ओर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाईं ओर अपने को मिला है। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध जिले के आपके लरकाना, सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले की बात अगर की जाएगी तो वहां से अपने को स्थल जो है दोस्तों प्राप्त हुआ है। वर्तमान स्थिति इसकी है। अब देखिएगा दोस्तों बात अगर की जाएगी इसकी खोज के बारे में, अगर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो दोस्तों आपको पता होगा राखलदास बनर्जी आपके उत्खनन का कार्य यहाँ पर किया गया था। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी जब हमने चर्चा यहाँ पर की थी। एक और इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पर सभ्यताओं के, यहाँ पर सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर जो हैं ये दोस्तों अपने को देखने को मिलते हैं। 7 क्रमिक स्तर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में। अब देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ के लिए क्या है, मोहनजोदड़ो से ही अपने को दोस्तों विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से ही अपने को विशाल स्नानागार जो है ये दोस्तों प्राप्त, ग्रेट बाथ की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों अपने को यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है, विशाल स्नानागार। और ये दोस्तों अपने को कौन से टीले में मिला है? दुर्ग टीले की अगर बात की जाएगी, मैंने आपको कल 2 प्रकार के टीले बताए थे। कितने प्रकार के टीले बताए थे? 2 टीले बिल्कुल बताए थे। एक दुर्ग टीला मैंने आपको बताया था, और दूसरी बात हमने यहाँ पर की थी नगर टीला, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर आम जनता निवास किया करती थी। दुर्ग थोड़ा ऊंचाई के ऊपर बना हुआ था, वहीं पर ये विशाल स्नानागार जो है ये दोस्तों मोहनजोदड़ो में बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर जो है इस विशाल स्नानागार या फिर इसकी तालाब की बात अगर करेंगे, यहाँ उतरने के लिए दोस्तों आपके जो है सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सीढ़ियाँ बनी हुई थी। कहाँ पर बनी हुई थी मेरे प्यारे मित्रों? ये हम चर्चा कर रहे हैं इस विशाल स्नानागार के बारे में। और पास में 2 कमरे भी ऐसे बने हुए थे जहाँ पर आराम करने के लिए भी दोस्तों स्थान यहाँ पर बनाया हुआ था। बैठने का, प्रतीक्षा के लिए हो सकता है उन्होंने बनाया होगा उस समय, और कमरे भी बनाए हुए थे। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की अगर बात करेंगे, ये विशाल स्नानागार तो है ही है, इसके अलावा भी अपने को एक ग्रेनरी भी यहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी आती है? तो वो मेरे प्यारे दोस्तों आती है विशाल अन्नागार की। अगर हम चर्चा करेंगे, विशाल अन्नागार जो है ये दोस्तों अपने को यहाँ से प्राप्त हुआ है। हमने 6 की पंक्तियों में, आपके 2 पंक्तियों में कुल 12 आपके कक्ष वाले एक अन्नागार की चर्चा हमने पहले की थी।
कहाँ पर, हड़प्पा की बात आती है, लेकिन एक विशाल स्नानागार जो है इसकी बात हमने यहाँ पर की है, जिसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो ये देखिएगा दोस्तों आपके 45.71 मीटर लंबा 45 है ये MTR मीटर लंबा, व दोस्तों आपके 15.23 मीटर है ये आपके चौड़ा अन्नागार जो है ये दोस्तों अपने को यहाँ पर देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। अब तक जो मैंने आपको बताया, मैंने ये कहा इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले में आती है, सिंधु नदी के दाईं ओर। यहाँ पर सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर जो हैं दोस्तों अपने को प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से ही हमें विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। दुर्ग टीले में दोस्तों ये अपने को इमारत जो है ये स्नानागार जो है देखने को मिला है। यहाँ पर उतरने के लिए दोस्तों सीढ़ियाँ भी आपके बनी हुई थी। और मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत आती है आपके विशाल अन्नागार आती है, उसकी लेंथ भी मैंने आपको बताई है। अब देखिएगा दोस्तों आपके यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की बात अगर की जाएगी, शासन व्यवस्था जो थी मोहनजोदड़ो की, शासन व्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए, मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जो आती है ये हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दोस्तों यहाँ पर जनतंत्रात्मक शासन था, जनतंत्रात्मक, ठीक है, जनता के द्वारा चुना जाने वाला शासन मोहनजोदड़ो में अपने को देखने को मिलता है। और ये दोस्तों आपको पता ही होगा कि मोहनजोदड़ो का जो शहर आता है, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इस शहर में सड़कें जो आती हैं उनकी बात अगर हम करेंगे तो सड़कें दोस्तों आपके ग्रिड शैली में आती हैं। कौन सी शैली में? ग्रिड शैली में बसावट जो है ये दोस्तों यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। अर्थात हम बात अगर करेंगे, सड़कें जो हैं ये एक दूसरे को मेरे प्यारे मित्रों समकोण के ऊपर काटती हैं। 90 डिग्री एंगल की बात अगर हम करेंगे तो सड़कें एक दूसरे को समकोण के ऊपर यहाँ पर काटती हैं। और ये मान लीजिए एक सड़क ये जा रही है और एक सड़क आपकी ये आ रही है, ठीक है ना। तो सड़कें एक दूसरे को एक 90 डिग्री एंगल पर काटती हैं। और यहाँ पर मकान जो थे ये दोस्तों आपके एक क्रम में बने हुए थे। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये मकान जो हैं इनकी बात अगर हम करेंगे तो मकान एक क्रम में अपने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और मकानों की अगर बात की जाएगी, मकान जो हैं ये दोस्तों आपके ईंटों के यहाँ पर बने हुए थे, ईंटों से बने हुए मकान आते हैं। केवल ईंटों की बात नहीं आएगी, पक्की हुई ईंटों की बात अगर की जाएगी, पक्की हुई ईंटों से यहाँ पर ये मकान जो थे ये दोस्तों अपने को देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी, मैंने आपको 2 प्रकार के भाग बताए शहर के, एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। मैंने आपको ये भी बताया कि पश्चिमी भाग आपका ऊंचाई के ऊपर बना हुआ था, जिसको दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ के दुर्ग टीले को, कहाँ के? मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, स्तूप टीला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर कनिष्क के द्वारा यहाँ कनिष्क ने मेरे प्यारे मित्रों एक स्तूप का निर्माण जो था ये दोस्तों करवाया था। यहाँ कनिष्क ने स्तूप का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसको स्तूप के आपके टीले के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा और महत्वपूर्ण साक्ष्य जो अपने को यहाँ से मिले हैं वो भी मैं बात आपको यहाँ पर बता देने वाला हूँ। जैसे बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी का मतलब क्या होता है? नर्तकी की अगर बात की जाएगी तो नर्तकी का मतलब होता है डांस करने वाली भैया, ठीक है। तो एक डांसर महिला की कांसे की बनी हुई मूर्ति जो है
ये हमें यहाँ से दोस्तों प्राप्त होती है। कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, ये भी दोस्तों अपने को इसी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही अपने को प्राप्त होता है। तथा साथ में अगर बात की जाएगी दोस्तों, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, और वो क्या आती है दोस्तों, वो ये आती है कि अपने को यहीं से दोस्तों आपके यहाँ पर जो है एक योगी की मुद्रा में भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है दोस्तों देखने को मिलती है। ठीक है ना, योगी की मुद्रा में, योगी की मुद्रा में पशुपतिनाथ की, पशुपति मतलब भगवान शिव की बात हम कर सकते हैं, पशुपतिनाथ तो वही है भैया, उनकी मूर्ति जो है ये अपने को देखने को मिलती है। मुद्रा में पशुपतिनाथ की मूर्ति का अंकन किसके ऊपर दोस्तों, मैंने आपको ये बताया है कि आपके मुद्रा के ऊपर अंकित अपने को ये मिलती है, मुद्रा पर। ठीक है, इसका अंकन अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, ये एक मुद्रा के ऊपर अपने को देखने को मिलता है। एक और जरूरी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से मैंने हड़प्पा की जब बात आपको बताई थी तो मैंने ये कहा था कि वहाँ पर अपने को कब्रिस्तान मिले हैं। कब्रिस्तान R37 नाम भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो देखिएगा सबसे पहले लाइन। और मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से अपने को कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहाँ से नहीं मिले, ये दोस्तों आपके मोहनजोदड़ो से अपने को कब्रिस्तान के साक्ष्य जो हैं ये प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें आज हमने डिस्कस की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। इन बातों को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। साथ में ही मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात की जाएगी, अगर हम चर्चा करेंगे, मैं बात अगर आपको बताऊं मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हुआ मैंने आपको बता दिया आपके हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आगे भी हम चर्चा करेंगे, जैसे लोथल की बात आती है, रंगपुर की बात आती है, धोलावीरा की बात आती है, कालेबंगा की। एक दो दिन में जल्दी ही ये टॉपिक आपको कवर करवा दिया जाएगा और उसके बाद में वैदिक सभ्यता वाला पार्ट जो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात अगर की जाएगी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, सुबह 11 बजे RPSC कैटेगरी में बिल्कुल फ्री क्लास रहती है। कल जो टॉपिक आएगा राजस्थान का हिस्ट्री में रणथंभौर के चौहान जो आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक टॉपिक अभी तक मैंने कवर करवा दिया है वहाँ पर। ठीक है, साथ में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 जो है दोस्तों काम में ले सकते हो, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये इसका लिंक है, आप लोग अवश्य यहाँ पर जुड़िएगा मेरे से। अगर किसी भी प्रकार का डाउट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम रहती है तो बिल्कुल मैं सोल्व करने का उसको प्रयास आपको करूँगा। और दोस्तों हमारे दो नए चैनल हैं, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, इनको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी पर ये सबसे जरूरी सूचना, मात्र 100 रुपये की बात है। यहाँ पर देख लो, आपके घर परिवार में मतलब अगर कोई बच्चा है CBSE में है, लगभग 100-200 रुपये का ही मामला है ये। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो CBSE कैटेगरी में 9 से 12 तक, ठीक है, प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको RPSC कैटेगरी में मेरे पुलिस और पटवार के कोर्स मिल जाएंगे। टेट कैटेगरी में आप लोगों को मेरा जो है ये दोस्तों कोर्स भी मिल जाएगा रिट के लिए। प्रवीण11 रेफरल कोड है मेरा। किसी भी कैटेगरी में अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, PRAVWN प्रवीण11 आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा दोस्तों। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। क्लास अगर अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात कल करते हैं, इसी वक्त पर हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद।